हेलो एंड वेलकम टू लूशन टेरा। लूशन टेरा में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं डीएसएसबी की जो न्यू नोटिफिकेशन आई है, दास ग्रेड 4 एलडीसी जूनियर असिस्टेंट, असिस्टेंट ग्रेड 1, स्टेनोग्राफर, जूनियर स्टेनोग्राफर, इसकी वैकेंसी के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। इस फॉर्म की जो ओपनिंग डेट है वो 9 जनवरी 2024 रखी गई है। वहीं 7 फरवरी 2024 इस फॉर्म की क्लोजिंग डेट रखी गई है। यानी आप इस फॉर्म को 9 जनवरी 2024 से 7 फरवरी 2024 तक भर पाएंगे। इस एक फॉर्म के जरिए 14 टाइप की अलग अलग वैकेंसी रिलीज़ की गई है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। और इन सब के लिए पोस्ट कोड 802/23 का इस्तेमाल किया गया है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि इस वैकेंसी में जो डीएसएसबी है एक ही एग्ज़ाम कंडक्ट कराएगी। ये सारे पोस्ट के लिए एक ही एग्ज़ाम होगा और वही एग्ज़ाम आपका मेरिट डिसाइड करेगा। पहले क्या होता था, पहले जितनी भी पोस्ट निकलती थी उनका एक पोस्ट कोड होता था और उनके लिए एक अलग एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता था। मान लो दास ग्रेड 4 स्टेनोग्राफर, लोअर डिवीज़न क्लर्क, जूनियर स्टेनोग्राफर, इनकी अगर पहले वैकेंसी निकली हुई होती तो इनका एक अलग पोस्ट कोड होता और इन सब का एग्ज़ाम अलग अलग दिन कंडक्ट कराया जाता। टोटल वैकेंसी की बात करें तो जनरल के अंदर 1074 वैकेंसी है, ओबीसी के अंदर 667 वैकेंसी है, ओबीसी की 677 वैकेंसी है। एससी की बात करें तो 289 वैकेंसी है, एसटी के अंदर 100 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस में 214 वैकेंसी है। टोटल 2354 वैकेंसी इस बार इस पोस्ट में निकाली गई है। हर एक पोस्ट को अब हम डिटेल से देखते हैं। सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर दास ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो यूआर में 788 वैकेंसी है, ओबीसी में 500 वैकेंसी है, एससी के अंदर 194 वैकेंसी है, एसटी के अंदर 40 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस के अंदर 150 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो दास ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट के अंदर 1672 वैकेंसी है। अगर मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करूं तो इसके लिए 12th पास रखा गया है। वे सभी कैंडिडेट जिन्होंने 12th पास किया है, चाहे वो दिल्ली से हों या किसी अदर स्टेट से हों, वो इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। टाइपिंग स्पीड की बात करें तो इसके लिए 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में और 30 वर्ड पर मिनट टाइपिंग हिंदी में रखा गया है और आपका जो टाइपिंग होगा वो कंप्यूटर पे होगा। पे स्केल की बात करें तो ये लेवल 2 की जॉब है, यानी कि जो आपकी स्टार्टिंग पे स्केल होगा वो 19,900 से स्टार्ट होगा और एज लिमिट 18 से 27 वर्ष रखा गया है। सर्विस डिपार्टमेंट में ही स्टेनोग्राफर की अगर बात करें तो इसमें यूआर में 57 वैकेंसी है, ओबीसी में 34 वैकेंसी है, एससी में 23 वैकेंसी है, एसटी में 20 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में 9 वैकेंसी है। यानी टोटल इस डिपार्टमेंट में स्टेनोग्राफर की 143 वैकेंसी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए भी 12th पास रखा गया है और इसमें शॉर्ट हैंड की स्पीड 80 मांगी गई है और आपकी जो टाइपिंग है इंग्लिश में 40 वर्ड पर मिनट टाइपराइटर पर होनी चाहिए, 35 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी में टाइपराइटर पर होनी चाहिए। ये लेवल 4 की जॉब है, यानी कि जो इसका स्टार्टिंग पे है वो 25,500 रखा गया है और इसकी जो एज लिमिट है वो 18 से 27 वर्ष रखी गई है। दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड के अंदर लोअर डिवीजन क्लर्क की बात करें तो इसमें यूआर में 107 वैकेंसी, ओबीसी में 69 वैकेंसी, एससी में 35 वैकेंसी, एसटी में 19 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस में 26 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी की बात करें तो इसमें 256 वैकेंसी है। वहीं एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसके लिए भी 12th पास मांगा गया है और इसमें भी आपकी जो टाइपिंग स्पीड है वो 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए और जो आपकी टाइपिंग होगी वो कंप्यूटर पे होगी। ये लेवल 2 की जॉब है और आपकी जो एज लिमिट है वो 18 से 27 वर्ष रखी गई है। दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड के अंदर जूनियर स्टेनोग्राफर की बात करें तो यूआर में 10 वैकेंसी है, ओबीसी की 5 वैकेंसी है, एससी की 3 वैकेंसी है, एसटी की 1 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी है। यानी टोटल इस डिपार्टमेंट के अंदर 20 वैकेंसी है। वहीं एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके लिए भी 12th पास रखा गया है। जो आपकी शॉर्ट हैंड की जो स्पीड है वो 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और 40 वर्ड पर मिनट टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए। ये लेवल 4 की जॉब है। ये इस नोटिफिकेशन के अंदर एकमात्र ऐसी पोस्ट है जिसका जो एज लिमिट है वो 18 से 30 वर्ष रखा गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के अंदर जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो यूआर में 14 वैकेंसी है, ओबीसी की 11 वैकेंसी है, एससी की 7 वैकेंसी है, एसटी की 3 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस की 5 वैकेंसी है। टोटल इसमें 40 वैकेंसी रखी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th पास रखा गया है। टाइपिंग स्पीड 35 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी ऑन कंप्यूटर चाहिए। ये लेवल 2 की जॉब है और इसके लिए एज लिमिट 18 से 27 वर्ष रखा गया है। स्टेट काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग के अंदर स्टेनोग्राफर की अगर हम बात करें तो यूआर में 6 वैकेंसी है, ओबीसी की 4 वैकेंसी है, एससी की 2 वैकेंसी है, एसटी की 1 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी है। यानी इसके अंदर टोटल 14 वैकेंसी रखी गई है। ये 12th पास कैंडिडेट इसको अप्लाई कर सकते हैं
और इसके अंदर जो आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड होनी चाहिए वो 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और आपकी जो टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए वो 40 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश और 35 वर्ड पर मिनट इन हिंदी होनी चाहिए कंप्यूटर पे। ये लेवल 4 की जॉब है, और जो आपकी एज लिमिट है वो 18 से 27 वर्ष रखी गई है इस पोस्ट के लिए। दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंदर जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो यूआर में 14 वैकेंसी है, ओबीसी में 8 वैकेंसी है, एससी में 4 वैकेंसी है, एसटी में 2 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में 2 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी इसमें 30 है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके लिए भी 12th पास रखा गया है। इसमें टाइपिंग स्पीड की बात करें तो आपकी 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए। इसका पे लेवल 2 रखा गया है और इसकी एज लिमिट 18 से 27 वर्ष है। दिल्ली टूरिज्म एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के अंदर जूनियर स्टेनोग्राफर इंग्लिश की अगर हम बात करें तो इसमें 2 वैकेंसी यूआर की है। ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस में कोई भी वैकेंसी नहीं है, यानी टोटल वैकेंसी ही 2 है इसमें। इसके लिए भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन 12th पास रखा गया है। इसमें शॉर्ट हैंड स्पीड जो है 100 वर्ड पर मिनट मांगा गया है और टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। ये पे लेवल 4 की जॉब है और एज लिमिट 18 से 27 वर्ष इसके लिए रखा गया है। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो यूआर की 16 वैकेंसी है, ओबीसी की 4 वैकेंसी है, एससी की 3 वैकेंसी है, एसटी की 2 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस की 3 वैकेंसी है। इसमें टोटल 28 वैकेंसी रखी गई है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसमें भी 12th पास रखा गया है। आपकी इंग्लिश में टाइपिंग 35 होनी चाहिए और हिंदी में टाइपिंग 30 होनी चाहिए कंप्यूटर पे। ये पे लेवल 2 की जॉब है और इसका एज लिमिट 18 से 27 वर्ष रखा गया है। दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी की अगर हम बात करें, इसके अंदर स्टेनोग्राफर ग्रेड 2 की वैकेंसी निकाली गई है। इसमें यूआर की 4 वैकेंसी है, ओबीसी में एक भी वैकेंसी नहीं है, एससी की 1 वैकेंसी है, एसटी की एक भी वैकेंसी नहीं है और ईडब्ल्यूएस में एक भी वैकेंसी नहीं है। इसकी टोटल वैकेंसी 5 है, यानी यूआर में 4 और एससी में 1, कुल मिलाकर के इसमें 5 ही वैकेंसी निकाली गई है। इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें भी 12th पास मांगा गया है। आपकी शॉर्ट हैंड की स्पीड 80 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए और जो आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए वो 40 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में टाइपराइटर पर होनी चाहिए और 35 वर्ड पर मिनट हिंदी की टाइपराइटर पर होनी चाहिए। ये पे लेवल 4 की जॉब है। इसका एज लिमिट 18 से 27 वर्ष रखा गया है। दिल्ली एग्रीकल्चरल मार्केटिंग बोर्ड की अगर हम बात करें तो इसमें लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी निकाली गई है। यूआर में इसमें 4 वैकेंसी है, ओबीसी में 13 वैकेंसी है, एससी में 1 वैकेंसी है, एसटी में 4 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में 6 वैकेंसी है। इस डिपार्टमेंट के अंदर अगर हम टोटल वैकेंसी की बात करें तो वो 28 है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन इसके लिए भी 12th मांगा गया है और टाइपिंग स्पीड आपकी 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए। और ये जो आपकी टाइपिंग है वो कंप्यूटर पे होगी, ना कि टाइपराइटर पे। ये ग्रुप सी की जॉब है और इसके लिए एज लिमिट 18 से 27 वर्ष रखा गया है। मौलाना आज़ाद इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटल साइंसेज में जूनियर असिस्टेंट की बात करें तो इसमें यूआर में 6 वैकेंसी है, ओबीसी की 1 वैकेंसी है, एससी की 1 वैकेंसी है और एसटी की 1 वैकेंसी है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो उसमें भी 1 वैकेंसी है। टोटल वैकेंसी इस डिपार्टमेंट के अंदर 10 है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इसमें 12th पास रखा गया है और टाइपिंग स्पीड आपकी 35 वर्ड पर मिनट इंग्लिश में होनी चाहिए और 30 वर्ड पर मिनट हिंदी में होनी चाहिए। ये लेवल 2 की जॉब है और इसका जो एज लिमिट है 18 से 27 वर्ष रखा गया है। दिल्ली स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन की बात करें तो इसमें जूनियर स्टेनोग्राफर हिंदी की वैकेंसी निकाली गई है। इसमें यूआर में 2 वैकेंसी है और टोटल वैकेंसी ही 2 है, यानी कि ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस में कोई भी वैकेंसी नहीं है, बस केवल यूआर में 2 वैकेंसी है। इसमें भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 12th पास मांगा गया है और ये इसका जो पे लेवल है वो पे लेवल 4 है और आपका एज लिमिट 18 से 27 वर्ष होना चाहिए। दिल्ली स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन असिस्टेंट ग्रेड 1 की बात करें तो यूआर में 44 वैकेंसी, ओबीसी में 28 वैकेंसी, एससी में 15 वैकेंसी, एसटी में 7 वैकेंसी, ईडब्ल्यूएस में 10 वैकेंसी। टोटल इसके अंदर 104 वैकेंसी है। इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी 12th पास रखा गया है और आपकी टाइपिंग स्पीड इंग्लिश में 35 होनी चाहिए और हिंदी में आपकी 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए कंप्यूटर पे। ये पे लेवल 2 की जॉब है। इसकी जो एज लिमिट है 18 से 27 वर्ष रखी गई है। अब हम उन कैंडिडेट की बात करते हैं जो स्टेनोग्राफी नहीं जानते हैं, जो केवल टाइपिंग जानते हैं, तो उनके लिए इस वैकेंसी में क्या खास है। इस वैकेंसी के अंदर उन स्टूडेंट के लिए 2165 पोस्ट निकाली गई है। इस वैकेंसी का ब्रेकअप देख लेते हैं हम। यूआर में 993 वैकेंसी है, ओबीसी में 635 वैकेंसी है, एससी के अंदर 270 वैकेंसी है, एसटी के अंदर 78 वैकेंसी है और ईडब्ल्यूएस के अंदर 203 वैकेंसी है। ये वो वैकेंसी है जिसके अंदर आपको केवल टाइपिंग चाहिए, स्टेनोग्राफी नहीं चाहिए। ये फॉर्म फ़ी की अगर हम बात करें तो इसके लिए 100 रुपये रखा गया है। अब 100 रुपये देने किसके हैं ये समझ लो। वुमेन कैंडिडेट, एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और एक्स सर्विसमैन,
इनको फ़ी पे नहीं करना है। तो फ़ी पे किसको करना है? फ़ी पे करना है मेल कैंडिडेट को, और मेल कैंडिडेट में वो भी कौन? जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस। मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। मेल कैंडिडेट वो मेल कैंडिडेट जो जनरल हैं, ओबीसी हैं और ईडब्ल्यूएस हैं, बस केवल उन्हीं को फ़ी पे करना है और किसी के लिए फॉर्म फ़ी नहीं है। ये फॉर्म फ्री रखा गया है बाकियों के लिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो आपका एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, एज और एक्सपीरियंस 7 फरवरी 2024 तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। यानी कि आपकी जो 12th की डिग्री है वो 7 फरवरी तक कंप्लीट हो जानी चाहिए। और आपके जो एज हैं, अगर आप यूआर से हैं तो आपकी जो एज है वो 7 फरवरी 2024 तक 27 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इस फॉर्म को कैसे आप अप्लाई कर सकते हैं? इस फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आपको DSSB की ऑफिशियल वेबसाइट dssbonline.nic.in पर जाना होगा, वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना होगा, फिर आप इस फॉर्म को फिल कर पाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्ज़ाम स्कीम की बात करें तो इसमें 200 क्वेश्चन है, 200 मार्क्स के। हर एक क्वेश्चन एक एक नंबर का है और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें टोटल 6 सब्जेक्ट हैं: जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश और कंप्यूटर। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो जनरल अवेयरनेस में 35 क्वेश्चन होंगे 35 मार्क्स के, रीजनिंग में 35 क्वेश्चन होंगे 35 मार्क्स के, मैथ में 35 क्वेश्चन होंगे 35 मार्क्स के, हिंदी में 35 क्वेश्चन होंगे 35 मार्क्स के, इंग्लिश में 35 क्वेश्चन होंगे 35 मार्क्स के और कंप्यूटर में 25 क्वेश्चन होंगे 25 मार्क्स के। यानी कि कुल मिला के 200 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के, और इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। अब मैं आपको यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात बता देना चाहता हूँ। जो बच्चे इस फॉर्म को पहली बार फिल कर रहे हैं उनको ये बात पता नहीं होती है। अगर आप एग्ज़ाम देने जाएंगे और मान लो आपका पहला सेक्शन जनरल अवेयरनेस खुलकर आया, अब मान लो उसमें आपको 20 क्वेश्चन आते हैं और आप जब तक उस सेक्शन को सबमिट नहीं करोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकोगे। बाकी एग्ज़ाम में क्या होता है कि आप जैसे जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन कर लिए, ठीक है, फिर आप आगे मैथ, रीजनिंग किसी में भी जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता। यहाँ पे आपको पहले एक सेक्शन कंप्लीट करना होगा, फिर आप दूसरे में चले जाएंगे। अब मान लो आपने पहला सेक्शन कंप्लीट कर लिया, अब आपको याद आया कि पहले सेक्शन में मेरे को एक और क्वेश्चन आता है या फिर कुछ क्वेश्चन गलत हो गया, क्या मैं उसको करेक्ट कर सकता हूँ या फिर और अटेम्प्ट कर सकता हूँ उसमें जाके? तो इसका आंसर है नहीं। आप दोबारा उस सेक्शन में नहीं जा सकते जिस सेक्शन को आपने सबमिट कर दिया है। उसी तरीके से आप आगे बढ़ते रहेंगे। मान लो जनरल अवेयरनेस का सेक्शन आपने सबमिट कर दिया, फिर आप रीजनिंग में जाएंगे, रीजनिंग को अटेम्प्ट करेंगे, फिर उसको सबमिट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर मैथ में जाएंगे, मैथ को अटेम्प्ट करेंगे, फिर उसको सबमिट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। आप हड़बड़ी ना करें इस एग्ज़ाम में। मैं आपको पहले बता देता हूँ कि इस एग्ज़ाम में बहुत बच्चे हड़बड़ी के कारण ही बाहर हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर सेक्शन बने होते हैं। बेशक सेक्शनल टाइम नहीं है लेकिन सेक्शन बने हुए हैं। आप जब तक उस सेक्शन को कंप्लीट नहीं करेंगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर एक सही उत्तर के लिए आपको 1 मार्क्स दिया जाएगा और हर एक गलत उत्तर के लिए आपके 0.25 मार्क्स काट लिए जाएंगे। अब यहाँ पर भी मैं आपको एक और पॉइंट बता देता हूँ। जैसा कि आप देखते होंगे एसएससी या अदर एग्ज़ाम में जो आंसर की होती है उसके अंदर स्टूडेंट का रिस्पांस भी होता है और जो सही आंसर होता है वो भी दिया जाता है। यानी स्टूडेंट ने क्या अटेम्प्ट किया था एग्ज़ाम हॉल में और जो सही आंसर क्या है वो दिया जाता है। लेकिन डीएसएसबी एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता। डीएसएसबी एग्ज़ाम में डायरेक्ट सही आंसर दिया जाता है। आपने क्या अटेम्प्ट किया है वो नहीं आपको पता लग पाएगा। आपने एग्ज़ाम हॉल में क्या अटेम्प्ट किया है वो आपको नहीं पता लगेगा। इसके अंदर केवल सही आंसर होता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे हैं तो उसमें केवल सही आंसर होंगे। आपने क्या अटेम्प्ट किया है या उस कैंडिडेट ने क्या अटेम्प्ट किया है वो नहीं दिखेगा आपको। यहाँ पे रिजर्वेशन की बात करते हैं। अगर आप एससी और एसटी अदर स्टेट के हैं तो आपको यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर आप ओबीसी अदर स्टेट के हैं और मान लीजिए आपके पास स्टेट का ओबीसी है, किसी अदर स्टेट का ओबीसी है या फिर आपके पास सेंटर का ओबीसी है, तो क्या आप दिल्ली में एज ए ओबीसी काउंट होंगे? तो इसका जवाब है नहीं, आप दिल्ली में जनरल काउंट होंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सरकार की कुछ एज रिलैक्सेशन की कुछ रूल हैं, इसको आप पढ़ लेना एक बार। चलिए अब सिलेबस की बात करते हैं। तो सबसे पहले मैथ का सिलेबस है, ये आप एक बारी पढ़ लेना इसको, क्योंकि अगर मैं एक एक चैप्टर को डिटेल से डिस्कस करने लग गया तो काफ़ी लंबी वीडियो बन जाएगी। ये रीजनिंग का सिलेबस है, ये इंग्लिश का सिलेबस है, ये हिंदी का सिलेबस है और ये कंप्यूटर का सिलेबस है। अब चलिए प्रीवियस ईयर कटअप की बात करते हैं। दास ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट की 2017 की टियर 1 की कटअप की अगर हम बात करें तो उसमें यूआर की 146.88 गई थी, ओबीसी की 135.93, एससी की 131.35
ST की 74.87। यहाँ पे आपको EWS नहीं दिख रहा होगा क्योंकि उस समय EWS नहीं था। वहीं दास ग्रेड 4 जूनियर असिस्टेंट की 2018 की टीयर 1 की कट ऑफ की बात करें तो UR में 147.16, OBC की 138.89, SC की 126.14। जूनियर क्लर्क 2000 की जूनियर क्लर्क 2020 की टीयर 1 की कट ऑफ की बात करें तो UR में 161.21, EWS में 154.54, OBC में 146.31, SC में 140.08, ST में 131.99। JSA 2021 की अगर हम बात करें टीयर 1 की कट ऑफ के बारे में तो UR में 157.40, EWS में 147.48, OBC में 147.46, SC में 143.06 और ST में 129.01। अब मैं आपको एक सैलरी स्लिप दिखाता हूँ जूनियर क्लर्क की, लेवल 2 की जॉब है ये भी, और इसका जो पे लेवल है वो भी 19,900 से स्टार्टिंग है, ठीक है। लेकिन आप यहाँ पे देख रहे होंगे जो पे लेवल है यहाँ पे 19,900 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर जो पे लेवल है वो 21,100 क्यों लिखा गया है? तो मैं आपको बता दूँ ये जो है ये फर्स्ट इंक्रीमेंट के बाद की सैलरी है, फर्स्ट इंक्रीमेंट के बाद की सैलरी स्लिप है ये। यहाँ पे DA 6541 रुपये दिख रहा होगा, HRA 5,697 रुपये दिख रहा होगा, TPT अलाउंस 1,769 रुपये दिख रहा होगा और पर्सनल पे 6,000 रुपये दिख रहा होगा। तो ये जो DA है उस टाइम जो DA था वो लगभग 33 to 35% था, लेकिन अभी करंट DA जो है वो 46% है, यानी कि यहाँ पे आपको लगभग 9,200 रुपये देखने को मिलेंगे। यानी कि अभी ये वाली जो सैलरी है अगर करंट स्टेटस के अकॉर्डिंग देखें तो 38 to 39,000 आपको देखने को मिल सकती है। अगर हम इन हैंड सैलरी की करंट स्टेटस के अकॉर्डिंग बात करें तो आपको 34 to 35,000 देखने को मिल सकता है। चलिए मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ DA। ये देखिए ये 25/4/2023 का DA है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ये HRA को आप ना देखें क्योंकि ये जो सैलरी स्लिप है ये किसी जेड सिटी का सैलरी स्लिप है, और जैसा कि आप जानते हैं SSC एक्स सिटीज़ के अंदर आता है तो यहाँ पे HRA थोड़ा बढ़ के मिलता है हर एक एम्प्लॉय को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न हैं जिनका मैं उत्तर देना चाहूँगा जो बच्चों ने मेरे से पूछे हैं। इस वैकेंसी में कितने लोग फॉर्म फिल करेंगे? तो देखो इसमें अप्रॉक्स 15 से 20 लाख लोग पक्का फॉर्म फिल करेंगे जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि जॉब काफ़ी अच्छी है तो इतने तो फॉर्म आने ही हैं। इस वैकेंसी का एग्ज़ाम कौन सी एजेंसी कंडक्ट कराती है? जहाँ तक मैं जानता हूँ इस एग्ज़ाम को TCS कंडक्ट कराएगी। कब तक एग्ज़ाम होने की संभावना है? जैसा कि मैंने आपको पिछले एक वीडियो में बताया था कि DSSB दिसंबर, जनवरी और फरवरी में एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं कराती, क्योंकि DSSB एक स्पेशल ड्रेस कोड को फॉलो करती है जिसके तहत वो दिसंबर, जनवरी और फरवरी में एग्ज़ाम कंडक्ट ही नहीं करा सकती। तो इसलिए मार्च से एग्ज़ाम स्टार्ट होंगे और मार्च में उन कैंडिडेट के एग्ज़ाम होंगे जिसका फॉर्म पहले आया हुआ था, मतलब इस फॉर्म से पहले भी बहुत सारे फॉर्म आए हुए हैं, पहले उनके एग्ज़ाम होंगे फिर आपके एग्ज़ाम होंगे। तो चांसेस है कि आपकी जो एग्ज़ाम है वो मई या जून में एग्ज़ाम हो, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। इसका एग्ज़ाम सेंटर बस दिल्ली में होता है या ऑल इंडिया सेंटर होता है? तो इसका आंसर है कि इसका एग्ज़ाम सेंटर बस दिल्ली में होगा और दिल्ली NCR में होगा। आपको किसी और स्टेट में इसका एग्ज़ाम सेंटर देखने को नहीं मिलेगा। क्या एग्ज़ाम को क्वालिफाई करने के लिए किसी पेड कोर्स की ज़रूरत है? तो देखो मैं इसका अगर आपको सही आंसर दूं तो आपको किसी पेड कोर्स की ज़रूरत नहीं है, आप बस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा लीजिए, उतने में काम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्या जॉब लगने के बाद परमानेंट पोस्टिंग दिल्ली में होगी या होम स्टेट चूज़ कर सकते हैं? ये दिल्ली की जॉब है तो आपकी परमानेंट पोस्टिंग दिल्ली में ही होगी, आप लाइफ टाइम के लिए आप दिल्ली में ही रहेंगे। टाइपिंग के लिए कितना गुने बच्चे को बुलाया जाता है? टाइपिंग में अभी मैंने पिछले 2020 या 21 में 3-4 वैकेंसी निकली थी जो कि 12th लेवल की थी जिसमें टाइपिंग मांगा गया था, तो मैंने वहाँ पे देखा था कि वहाँ पे ये 8 या 10 गुना बच्चे को ही बुलाते हैं टाइपिंग के लिए। यानी कि आप ये मान के चलिए कि लगभग 25 से 30 हज़ार बच्चों को टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। एक और प्रश्न जो किसी ने पूछा था मैं बताना भूल गया, उसमें पूछा गया था कि क्या इसमें वेटिंग लिस्ट होता है? तो देखो इसमें वेटिंग लिस्ट नहीं होता है। मैं आशा करता हूँ कि मैं आपकी सभी क्वेरी को सॉल्व कर पाया हूँगा। अगर आपकी और क्वेरी रह गई है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन डालें, आपके जो भी प्रश्न हैं मैं उनका आंसर देने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद।